हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लायबिलिटी अंडर टॉर्ट, और उसके साथ साथ 5 इंपॉर्टेंट केसेस भी देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एसेंशियल ऑफ टॉर्ट। यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यदि आप यूजीसी नेट लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023 बैच। अदरवाइज आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। अलग अलग सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। बात करते हैं आज के टॉपिक की, लायबिलिटी अंडर टॉर्ट। आप देखते हैं कि इन टॉर्ट में देयर आर टू इंपॉर्टेंट लायबिलिटी हैं, टू टाइप ऑफ लायबिलिटी है, जिसको कि नो फॉल्ट लायबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। विच मीन यदि आपने कुछ गलत किया भी है, मतलब यदि आपने कुछ गलत नहीं भी किया है, यदि किया भी है तब भी, और आपने नहीं भी किया है तब भी। विच मीन इवन यू आर नॉट डूइंग दैट एक्ट बट बिकॉज ऑफ योर डैमेज एनी ऑकर जो अनदर पर्सन, यदि आपके द्वारा किसी दूसरे पर्सन के को कोई नुकसान हो गया है, किसी दूसरे पर्सन को कोई डैमेज हो गया है, देन यू आर लाइबल, देन आप क्या होंगे, लाइबल होंगे। ये लाइबिलिटी कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट लाइबिलिटी है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अंडर द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इफ एनी पर्सन ब्रिंग एनी डेंजरस थिंग, यदि किसी पर्सन के पास कोई भी ऐसी डेंजरस थिंग है और उसके लैंड और प्रीमाइसेस में है, ठीक है, और अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो डेंजरस थिंग्स जो है एस्केप कर गई, आपकी लैंड और प्रीमाइसेस से एस्केप कर गई, ठीक है, इट एस्केप एंड कॉज डैमेज टू अनदर पर्सन, और उसने और उस डेंजरस थिंग के एस्केप होने से क्या हो गया, किसी दूसरे पर्सन को डैमेज हो गया, देन देयर इज अ लायबिलिटी इम्पोज्ड ऑन दैट पर्सन। तो उस पर्सन से लायबिलिटी जो है वो इम्पोज की जाएगी, उस पर्सन की वहां पर लायबिलिटी बनेगी टू कंपनसेट करने की टू द पर्सन जिसको भी सफर हुआ है लॉस, और जिसको भी नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। जो कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वो इवॉल्व हुआ था सबसे पहले, हमारे केस आया था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का, ठीक है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, और अंडर दीज सर्कमस्टांसेस प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल। यदि ये एक्सेप्शंस जो हैं, यदि आप उसको प्रूव कर देते हो तो आप पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो इम्पोज नहीं करी जाती, वहां पर आपकी लायबिलिटी जो है वो नहीं बनती और आप इस लायबिलिटी से बच सकते हो। वो एक्सेप्शंस क्या है, तो आपका फर्स्ट एक्सेप्शन है जो प्लेंटिफ है जिसने आपके खिलाफ केस फाइल किया है, उसका वहां पर खुद से फॉल्ट था। मतलब प्लेंटिफ जिसने आपके खिलाफ केस फाइल किया है, जिसको भी डैमेज हुआ है, सफर डैमेजेस बट बिकॉज ऑफ इट्स ओन एक्ट, अपने किसी एक्ट की वजह से उसको नुकसान हो गया। और दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड, यदि किसी भी नेचुरल ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, लाइक एज अर्थक्वेक आ गया, फ्लड हो गया, सुनामी आ गई, देन प्लेंटिफ को कोई डैमेजेस हो गया, ठीक है, देन अदर पर्सन इज नॉट लाइबल, देन दूसरा पर्सन जो है वो लाइबल नहीं होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। और वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजरिया, ये भी एक्सेप्शन है जिसमें ये कहा गया है कि पर्सन जिसको सफर हुआ है, जिसको भी डैमेज हुआ है और लॉस हुआ है, उसने विलिंगली एग्री किया था उस सफर और डैमेजेस के लिए, देन द अदर पर्सन इज नॉट लाइबल अंडर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसलिए दूसरा कोई पर्सन जो है वो लाइबल नहीं होएगा जब किसी पर्सन ने खुद से उस सफर के लिए, उस डैमेज के लिए एग्री किया है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो एप्लीकेबल है टू एंटरप्राइज दैट डीलिंग इज हजार्डस वर्क। यदि आप कोई भी हजार्डस वर्क करते हो और उस हजार्डस वर्क करने के कारण क्या होता है, आपकी किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में जो भी वर्कर लगे हुए हैं और उनसे उनको कोई लॉस हो जाता है, उनको परमानेंट लॉस हो जाता है या किसी भी तरह से उनको चोट आ जाती है, देन आप पर जो है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी आपकी इंपोज की जाती है, आपकी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देयर एस्केप इज नॉट नेसेसरी, यहां पर एस्केप जो है वो नेसेसरी नहीं है। ये कंसेप्ट कहता है, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज एप्लीकेबल है एंटरप्राइजेस दैट आर डीलिंग एज ए हजार्डस वर्क if causes damages to another person or worker in a factory, then principle of absolute liability will be applicable होगा।
ठीक है। हेयर एस्केप इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पर एस्केप जो है वो नेसेसरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई डेंजरस थिंग है जो आपके प्रेमाइसिस और लैंड से एस्केप होगी जिससे दूसरे पर्सन को लॉस हो, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट जो है वो जरूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है कि कोई भी हजार्डस वर्क होता है आपकी किसी इंडस्ट्री में या आपकी किसी फैक्ट्री में, और जिससे क्या हो जाता है कि आपके किसी वर्कर को फैक्ट्री में क्या हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो एप्लीकेबल होगा। देयर आर नो एक्सेप्शन, और आप जानते हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए एक्सेप्शंस दी गई हैं, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई है, जैसा कि हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में देखा था। ये हेल्ड हुआ था फेमस केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसको कि भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के नाम से भी जाना जाता है। द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज इवॉल्व्ड फ्रॉम दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। कि यदि आपकी लायबिलिटी बनती है तो बनती है, आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं दी जाएगी, आप किसी भी तरह से उस लायबिलिटी से नहीं बच सकते एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, ऐसा कहा गया। अब थर्ड है वाइकेरियस लायबिलिटी। जनरल रूल ऑफ द टॉर्ट लायबिलिटी इज दैट पर्सन, जो कि एक पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन के डैमेजेस के लिए क्या होता है, लाइबल होता है, और वो कंपनसेट करेगा किसी दूसरे पर्सन के डैमेजेस के लिए, ठीक है। इन जनरल रूल ऑफ टॉर्ट इज दैट पर्सन, जिस पर्सन ने कॉज किया है डैमेज, ठीक है, वो पे करेगा कंपनसेशन। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या है, इन सर्टेन केसेस हाउएवर द लायबिलिटी कैन अराइज होती है थर्ड पार्टी ऑल्सो, ठीक है। लॉ रेफर करता है वाइकेरियस लायबिलिटी इन ऑर्डर फॉर द वाइकेरियस लायबिलिटी वहां पर अराइज होती है जहां पर देयर शुड बी सम लीगल रिलेशनशिप होती है, जहां पर कोई ना कोई लीगल रिलेशनशिप था बिटवीन द डिफेंडेंट एंड थर्ड पार्टी के बीच में। इन अदर वर्ड, a law must be able to attribute and extend the liability of a third person, ठीक है। जहां पर जैसे कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशन है, वहां पर एक पार्टी जो सर्वेंट के काम के लिए लाइबल होंगे, कौन, मास्टर, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप का, जैसे कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 या 3 जितने भी लोग पार्टनर हैं वो सारे एक दूसरे के एक्ट के लिए क्या होते हैं, लाइबल होते हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट केस है हमारा जो कि अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिस ऑफ टॉर्ट को बहुत ही ज्यादा जरूरी। फर्स्ट केस है हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस सुभगवती का, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, द केस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस सुभगवती, 1966 का केस है ये, ठीक है। ये डील करता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टॉर्ट, जो कि वर्ड नेग्लिजेंस है, उसको यहां पर बताया गया। यहां पर बोला है कि नेग्लिजेंस जो है वो सिग्निफाई करता है फेलियर टू एक्सरसाइज अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ केयर, कि जहां पर एक पर्सन की ड्यूटी बनती थी ना केयर करने की, वो वहां पर फेल हो गया टू एक्सरसाइज अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ केयर करने के लिए, विच द डोर एज अ रीजनेबल मैन, ठीक है। जिस तरह से एक रीजनेबल मैन वहां पर उस ड्यूटी को फुलफिल करता, उस तरह से आप जो है वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए फेल हो गए, ठीक है। A man should have exercised a particular situation and circumstances, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, ठीक है, ये जो ठीक है, इसके फैक्ट क्या थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के, कि इस केस में एक क्लॉक टावर होता है ना, वो कोलैप्स हो गया चांदनी चौक दिल्ली में, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, डेथ कॉज होगी मैनी पीपल्स की, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना था, एक मिनट, ये जो स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, वॉज 80 ईयर ओल्ड था, ठीक है। वेयर एज अ नॉर्मल लाइफ कितनी होती है, 40 to 45 ईयर, ठीक है। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया फॉर द स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर हेल्ड लाइबल, और उसके लिए उसे लाइबल ठहराया गया, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस इप्सा लिक्विडेटर जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ, वाज अप्लाइड इनटू द केस अकॉर्डिंगली टू द फैक्ट दैट केस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सॉलरी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सॉलरी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल जो है वो ठहराया गया, किस लिए, क्योंकि वो जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑनरशिप में था। ये ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द क्लॉक टावर जो था, और ऑन किसके कंट्रोल में था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में था, और यहां पर ड्यूटी किसकी बनती थी, ऑफ द केयर टू द डिसीज्ड, ठीक है। और यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी बनती थी कि वो केयर करेंगे
जितने भी लोग जो है उनकी डेथ हो गई। यहाँ पर जो क्लॉक टावर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंट्रोल और ऑनरशिप में किसके था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, और इसलिए जो कॉर्पोरेशन है उसको हेल्ड लाइबल ठहराया गया अंडर द टॉर्ट और ड्यू टू द नेग्लिजेंस। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट केस क्या है, एशवी वर्सेस वाइट, 1703 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, एशवी वर्सेस वाइट के केस में यहाँ का पर एक मैक्सिम यूज हुई है, इंजरिया साइन डैमनम, जिसको हमने लास्ट सेशन में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पर देयर आर ऑल्सो केसेस वेयर अ कंडक्ट इज एक्शनेबल, यहाँ पर कंडक्ट जो है वो एक्शनेबल है इवन थ्रो द नो डैमेज हैज बीन कॉज्ड। यहाँ पर यदि कंडक्ट एक्शनेबल है, यदि कोई अदर एक्चुअल डैमेज किसी पर्सन को हुई है तो एक्शनेबल नहीं है, लेकिन किसी पर्सन को इलीगल इंजरी हुई है ना, मतलब किसी का जो है वो राइट वायलेट हुआ है, लीगल राइट वायलेट हुआ है, तब वो एक्शनेबल है। ठीक है, इंजरिया साइन डैमनम का ये मतलब। इन द लीडिंग केस में क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट था वो रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने रॉन्गफुली रिफ्यूज किया एक पर्सन को राइट टू वोट देने के लिए। ठीक है, जहां पर उसकी ड्यूटी थी कि वो क्वालिफाइड वोटर है और वो वोट डाल सकता है, और कैंडिडेट को उसने रिफ्यूज किया। ठीक है, द कैंडिडेट फॉर हुम द वोट वाज टेंडर्ड was elected and hence no loss was suffered by rejection of the plaintiff vote। ठीक है, और हुआ क्या, जिसको कि प्लेंटिफ ने वोट डालना था वो बाद में जो है वो जीत गई, वो पार्टी जीत भी गई। यहां पर भले ही ऐसा दिखा कि यहां पर उसके वोट ना डालने से किसी को भी कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया, ठीक है, जिसमें द प्लेंटिफ ब्राउट एन एक्शन फॉर द डैमेजेस। यहां पर प्लेंटिफ ने फिट कर दिया कि डैमेजेस के लिए क्लेम कर दिया अगेंस्ट द डिफेंडेंट। ठीक है, जिसमें कोर्ट ने अवार्ड किया 5 यूरो ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ प्लेंटिफ राइट। यहां पर कोर्ट ने जो है वो 5 यूरो देने का आदेश दिया कंपनसेशन के रूप में। ठीक है, डैमेजेस जो हुई हैं उसके कंपनसेशन के लिए, किस ग्राउंड पर कि यहां वायलेशन किसकी हुई है, प्लेंटिफ की लीगल राइट की, which he must have a remedy and was actionable without a proof of pecuniary damages। ठीक है, यहां पर जो उसके राइट, जो कानूनी अधिकार था उसका, लीगल राइट जो था, राइट टू वोट, वो नहीं देने दिया, इसलिए इसकी रेमेडी के लिए एक्शनेबल है और पेक्यूनरी डैमेजेस जो है उसको देनी पड़ेगी 5 यूरो, कोर्ट ने हेल्ड किया। द जस्टिस कंटेंडेड दैट द प्लेंटिफ आउट टू अलाउ टू रिकवर। यहां पर जो जस्टिस ने ये तर्क दिया कि जो प्लेंटिफ है को वसूली की अनुमति जो है वो दी जानी चाहिए, अलाउ टू रिकवर, क्योंकि उसका जो है वो राइट वायलेट हुआ है, राइट टू वोट इट्स अ कॉमन लॉ राइट, और ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उसको अपने वोट को देने के लिए, टू कॉज राइट मस्ट गिव रेज टू कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, बात करते हैं यहां पर ये मैक्सिम जो है वो यूज हुई है, idea of injuria sine damnum is also commonly used। ठीक है, for the trespass। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल है यहां पर बोला है कि ए जो है, ठीक है, वो बी की अनुमति के बिना जो है वो बी के घर में चले जाते, और फिर क्या होता है, यहां पर ए ने क्या करा है, यदि बी की अनुमति के बाद विदाउट बी परमिशन वो उसके घर में चलेगा, तो यहां पर ए ने क्या करा है, कमिट किया है टॉर्ट ऑफ द ट्रेसपास टू लैंड। ठीक है, इवन सो ही कॉजेज नो डैमेज टू द हेल्थ टू द लैंड। ठीक है, इवन कि यहां पर उसको, उस पर्सन को, बी को कोई भी डैमेजेस जो है वो हुई नहीं है, लेकिन वो पर्सन उसकी विदाउट परमिशन से उसकी लैंड में चला गया, इट मीन्स उसने क्या करा, ट्रेसपास किया। बात करते हैं अनदर केस की, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर जो भीम सिंह है वो है एमएलए। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर 1985 का केस है। ठीक है, इस डील विद अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अंडर द टॉर्ट विच इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, यहां पर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का कंसेप्ट जो इस केस में देखने को मिला था, जो कि इंटेंशनल कन्फाइनमेंट ऑफ अनदर पर्सन विद इन फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक है, कि एक जो इंटेंशनल उसने कन्फाइनमेंट किया था एक बाउंड्री में। आपको पता होगा जो कन्फाइनमेंट होती है जहां पर आप चारों तरफ से जो है वो आपको एक जगह पर रख दिया जाता है, मतलब जगह जानबूझ के कैद कर लिया जाता है फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर, और आपको बाहर जाने नहीं दिया जाता, वो होती है इंटेंशनल। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, व्हेन इट इज शोन दैट अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट मिसचीव्स
and malicious intent, the court has the authority of the monetary compensate to the victim. कि एक पर्सन, किसी एक व्यक्ति को किसी गलत इरादे से मैलिसियसली क्या करा, गिरफ्तार कर दिया गया, तो अदालत ने क्या करा, उस पीड़ित को, उस विक्टिम को कंपनसेट देने का जो है वो ऑर्डर किया, ठीक है, कंपनसेशन देने के लिए, मॉनेटरी कंपनसेशन देने के लिए ऑर्डर दिया, ठीक है। और इस केस के फैक्ट क्या थे कि जो मिस्टर भीम थे, ठीक है, वो एमएलए थे उस जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, एंड उनको अरेस्ट कर दिया और डिटेन करा गया पुलिस के द्वारा, ठीक है, डेलिबरेटली प्रिवेंटेड फ्रॉम अटेंडिंग द सेशन, और गलत तरीके से कि ताकि वो क्या करें, उस सेशन को, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चल रहा है उसको अटेंड ना करें, ठीक है। ही वाज नॉट प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, और उनको क्या करा, 4 दिनों तक डिटेन करके रखा। और आप जानते हैं कि जब भी किसी को वैसे भी अरेस्ट किया जाता है, यदि किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 आवर के अंदर जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक तो उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, बस इसीलिए कि वो अपना जो सेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको अटेंड ना कर सके, और उसके बावजूद भी यदि अरेस्ट भी कर लिया तो उसको 4 दिन के अंदर जो है वो 4 दिन तक जो है डिटेन करके रखा और प्रोड्यूस भी नहीं किया कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। वेर अबाउट वर नॉट नोन हिज वाइफ, ठीक है, बाद में उसकी वाइफ जो थी, उनकी भीम सिंह की, उनकी वाइफ को उनका आता पता नहीं चल रहा था। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाबिस कॉर्पस की रिट एप्लीकेशन जो है वो फाइल करी। इंक्वायरी के बाद पता चला कि on inquiry the court come to the conclusion that the police had arrested him illegally। यहां पर पता चला कि पुलिस ने जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया है इलीगली तरीके से, और फॉल्स और मैलिसियस इंटेंशन के साथ, गलत दुर्भावना की इंटेंशन के साथ, और हेयर बाय वायलेशन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और यहां पर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की वायलेशन हुई है। देन कोर्ट ने हेल्ड किया पुलिस हु आर कस्टोडियन ऑफ लॉ, एक पुलिस जिसको कि कस्टोडियन ऑफ लॉ कहा गया है, एंड ऑर्डर शुड हैव ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर पर्सनल लिबर्टी, और उसको ऑर्डर दिया गया है, मतलब एक अथॉरिटी होती है पुलिस वालों की कि वो क्या करेंगे, किसी दूसरे के ग्रेटेस्ट पर्सनल लिबर्टी को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर उन्होंने क्या किया है, उसके राइट की वायलेशन करी है, और जो शुड नॉट एंगेज इन एनी एक्ट ऑफ लॉलेसनेस, ठीक है। हेंस जो मिस्टर भीम थे उनको मस्ट बी एडिक्वेटली कंपनसेट दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, वायलेटिंग हिज बेसिक लीगल राइट अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि उसके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने के नाते उसका जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ है, इसलिए जो मिस्टर भीम सिंह है उनको कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। एक अनदर केस है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, ठीक है। एक कॉमन क्वेश्चन अराइज हुआ था इस लॉ इन टॉट लॉ में, ठीक है, हाउ इज जस्टिस सर्व्ड व्हेन डैमेज इज कॉज्ड टू द पर्सन विदाउट एनी लीगल इंजरी, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिया 2 केसेस में कि यहां पर किसी पर्सन के लीगल राइट जो है वो वायलेट हुए थे, ठीक है, कि यहां पर किसी पर्सन के लीगल राइट वायलेट हुए थे, इसलिए उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी पर्सन के लीगल राइट तो वायलेट नहीं हुए लेकिन उसको एक्चुअल में डैमेज हुआ, ठीक है। इस केस में ये दिया गया कि टू द आंसर दैट टू हिज क्वेश्चन लाइज अ ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, ठीक है। यदि किसी पर्सन को डैमेज हुआ है बट कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है तो इसका आंसर हमें इस केस में देखने को मिलता है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस में। इस केस में क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट है वॉज अ टीचर थे, प्लेंटिव डिफेंडेंट वॉज अ टीचर इन प्लेंटिव स्कूल, ठीक है, कि एक स्कूल है, ठीक है, उसके ही एक टीचर ने क्या करा, दूसरी जगह कुछ एक डिस्प्यूट हो गए उनके बीच में, बट ड्यू टू सम डिस्प्यूट उन्होंने सेटअप कर लिया एक अलग से स्कूल, रिवल स्कूल, ठीक है, टू द प्लेंटिव्स, and with the result that the plaintiff was required to reduce the tuition fees, और जो उसका रिजल्ट क्या निकला, जो प्लेंटिव्स के स्कूल से बहुत ही कम उसने अपने स्कूल की फीस रखी, और स्टूडेंट जो प्लेंटिव के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो सारे उस दूसरे स्कूल में शिफ्ट होने जो है वो स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो डिफेंडेंट था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था अपनी टीचिंग्स को लेकर, क्योंकि वो अच्छे होंगे टीचर, ठीक है। अच्छे टीचर्स के पीछे तो देखो कि कहीं ना कहीं मतलब स्टूडेंट भागते हैं कि ताकि उनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिले। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, जो
प्लेंटिफ का जो स्कूल था उसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है। प्लेंटिफ ने स्यू कर दिया डिफेंडेंट को फॉर द मॉनेटरी लॉस के लिए कि यहां पर मुझे जो है वो मॉनेटरी लॉस हो रहा है, मेरे को बहुत ही ज्यादा घाटा पड़ गया, ठीक है। और देन कोर्ट ने हेल्ड किया, इट वाज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैज नो कॉज ऑफ एक्शन, कि यहां पर प्लेंटिफ के पास जो है कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है डिफेंडेंट के खिलाफ, सिर्फ इस ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड दैट अ बोनाफाइड कंपटीशन, ठीक है। यहां पर सिर्फ उसने कंपटीशन किया उसके साथ कि उसने उसके मुकाबले एक और स्कूल खोल दिया, ठीक है। तो यहां पर उसके लीगल राइट की वॉल्यूशन नहीं हुई, उसको भले ही मॉनेटरी लॉस हुआ है, whenever damages it may causes, ठीक है। compensation cannot be granted and there is no infringement of legal right, यहां पर किसी पर्सन के लीगल राइट की वॉल्यूशन नहीं हुई। so the situation where the damage is caused without any legal injury, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हुई कि डैमेजेस हुई है, डैमेज उसको कॉज हुआ है, ठीक है, बट विदाउट लीगल इंजरी, जिसका एक मैक्सिम भी है, डैमनम साइन इंजरिया, व्हिच मीन इंजरी कॉज हुई है बट विदाउट एनी एक्चुअल लॉस। सो पर्सन हु सफर डैमेज, ठीक है, एक पर्सन जिसको भी सफर हुआ है डैमेज विदाउट एनी लीगल राइट बीइंग वायलेटेड इज नॉट टाइटल टू कंपनसेशन, इसलिए वो जो है वो इंटाइटल नहीं है कंपनसेशन लेने के लिए, ठीक है। ये केस था कि भले ही उस पर्सन को डैमेजेस हुई है, मॉनेटरी लॉस हुआ है, लेकिन उसके लीगल राइट की वायलेशन नहीं हुई, इट मींस वो कंपनसेशन लेने के लिए जो है वो हकदार नहीं। बात करते हैं अनदर केस की, मेयर वर्सेस ब्रेडफोर्ड, मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड वर्सेस पिकल का एक केस है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, 1985 का केस है, जहां पर पिटिशनर के पास क्या थे, वाटर स्प्रिंग थे उसकी लैंड में, ठीक है, थ्रू विच, जिसके कारण जो था वो वाटर सप्लाई होता था इंटायर सिटी, पूरा एरिया होगा उनका, ठीक है, वहां पर जो वाटर सप्लाई होता था, ठीक है। और उसके साथ ही जो है वो डिफेंडेंट की लैंड थी, ठीक है। अंडर डिफेंडेंट लैंड वर द नेचुरल रिजर्वायर, कि वहां पर उसकी भूमि में भी क्या था, नेचुरल जो पानी का झरना रिजर्वायर जो है वो था, ठीक है। वो इसलिए था क्योंकि विच सप्लाइज वाटर टू द प्लेंटिव स्प्रिंग, ठीक है, उसको जो है वो पानी कहां से मिलता था, प्लेंटिव को वाटर स्प्रिंग से जो है वो मिलता था, वाटर टू द प्लेंटिव स्प्रिंग, ठीक है। हाउएवर क्या हुआ, डिफेंडेंट ने एक शैंक को शिफ्ट किया, डिफेंडेंट ने क्या कर दिया, अपने जो भूमि में एक शाफ्ट जो है उसको डुबो दिया, जिससे क्या है, बादी के पानी के झरने में पानी की मात्रा जो है कम होगी, ठीक है, जिसके कारण विच रिड्यूस amount of water flowing into the plaintiff spring, ठीक है। plaintiff contended that the defendant's actions, और इसीलिए जो है वो plaintiff ने defendant के इस actions को लेकर कि उसने क्या किया, maliciously, गलत दुर्भावना intention से, गलत इरादे से जो है वो ऐसा किया है, इसलिए मुझे जो है वो hence they were entitled to injunction, इसलिए उसने उसको sue कर दिया, ठीक है। the issue raised हुए इन केस में, ठीक है, case was and can use ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज अलीगल, ठीक है। इसमें यह मुद्दा उठाया गया कि जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी यूज की जा रही है ना, वो लीगल है, इफ ड्यू टू द प्रॉपर मोटिव, ठीक है, यदि वो प्रॉपर मोटिव से यूज की जा रही है, ठीक है, और बिकम इलीगल, ठीक है, बिकम इलीगल बिकॉज इट इज प्रमोटेड बाय द मोटिव विच इज मैलिशियस, ठीक है। उससे जो ये बात हो सकता है, यदि ऐसा होता, ये जो है वो इलीगल होती यदि इसे प्रमोट किया गया है मैलिशियसली, ठीक है। देन कोर्ट ने हेल्ड किया गया, डिफेंडेंट जो बीइंग द ऑनर ऑफ दिस लैंड है, जो भी डिफेंडेंट है वो ऑनर ऑफ द लैंड जो है, ठीक है, वो कैन डाइवर्ट रिस्ट्रिक्ट ऑफ वाटर, उसके पास राइट है क्योंकि उसकी भूमि है, ठीक है, वो अपनी तरीके से मालिक होने के नाते वो अपनी इच्छा से जो है वो किसी भी डायरेक्शन में उस वाटर को फ्लो कर सकता है, उसको रोक सकता है अपनी इच्छा से, अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, ठीक है, और ये लीगल है, ठीक है। सो मोटिव बिहाइंड द एक्ट बिकम इररिलेवेंट एज फॉर द एक्शन इज लीगल, ठीक है। यदि जहां तक की यदि कार्यवाही उसने जो एक्ट किया है वो लीगल है, इसके पीछे कोई भी मकसद जो है वो क्या है इसके, सो द मोटिव बिहाइंड द एक्ट, ठीक है, बिकम इररिलेवेंट एज फार एज द एक्शन इज लीगल, ठीक है। therefore क्या हुआ, इट वॉज कंफर्म दैट इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट डज नॉट मैटर, यहां पर इस केस में ये बोला गया कि जो इंटेंशन है उस एक्ट को करने की वो मैटर नहीं करती, ठीक है। यदि
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि जो उसके द्वारा एक्ट किया गया है वो एम्बिक्ट ऑफ द लीगैलिटी के दायरे में आए, ठीक है, वो विद इन द एम्बिक्ट ऑफ द लीगैलिटी है, ठीक है। यही हेल्ड हुआ था इस केस में, और इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट केस जो है वो डिस्कस हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी क्या क्या है टॉर्ट के, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टस लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे, डैमनम साइन इंजरिया क्या है, इंजरिया साइन डैमनम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है, नॉन वैलेंटाइन नॉट फिट इंजरिया क्या है, इन सभी को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जनरल डिफेंसेस देखेंगे। और आगे बढ़ने से लास्ट में यदि हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर, तो जाते जाते दोबारा से कहूंगी कि ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, यदि आप उसको देखना चाहें लीगल स्टडी विद पूजा के नाम से, यहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पर जाएंगे तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी कंप्लीट किया गया है, लेटेस्ट वीडियो अपलोड करी है। इसलिए यदि आप यहाँ पर, तो चलो यहाँ पर इसमें ये जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हमने अलग से भी प्लेलिस्ट बनाई है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, वहां पे आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट वीडियो जो वो अपलोड की गई तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। बट जाते जाते ये कहूंगी यदि आप इस सेशन को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप, और हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आई होप do like, share and subscribe, press the bell icon for further notification.